नेवी शिप को निशाना बनाया, उसकी कड़ी निंदा की जा रही है। ईरानी जनरल का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये युद्ध कितने समय तक चलता है। ईरान पहले भी 8 साल लंबी जंग लड़ चुका है, इसलिए हम इस लड़ाई से डरने वाले नहीं है। मतलब साफ उन्होंने कह दिया है कि वो ईरान यानी कि ईरान इस लड़ाई से डरने वाला नहीं है। और वो आगे कहते हैं कि ये जंग तभी खत्म होगी जब ईरान अपने टारगेट हासिल कर लेगा और दुश्मन को अपने कदम पर पछताना पड़ेगा। ईरान अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अमेरिका को करारा झटका देने तक इस युद्ध को नहीं छोड़ेगा। मतलब ईरानी जनरल ने साफ कहा है कि जब तक वो अमेरिका को बड़ा झटका नहीं दे देता, अमेरिका का बड़ा नुकसान नहीं कर देता, तब तक वो अपने कदम जो है वो पीछे नहीं खींचेगा। और उसके बाद से लगातार जो है अमेरिका से मतलब निशाना बनाया जा रहा है अमेरिका को। अमेरिका पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, हमले किए जा रहे हैं, मिसाइलों की बौछार। जो बेस है ना और वो भी मिडिल ईस्ट में और उसके आसपास के उस बेस पे हमले हो रहे हैं। और जैसे ईरानी जनरल का भी आपने बताया, भी बयान भी बताया, और कह रहे हैं कि हमारा तो लंबा अनुभव है, जो मैं पहले कह रहा था, हमारा तो 8 साल तक लंबा युद्ध लड़ने का अनुभव है। और ऐसे में उधर पेंटागन कह रहा है कि सितंबर तक 100 दिन से ज़्यादा, एक तरफ देखिए 4 से 5 सप्ताह की बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, अब पेंटागन यानी रक्षा मंत्रालय अमेरिका का वो अगर कह रहा है कि ये 100 दिन से ज़्यादा चल सकता है, तो इसका मतलब है कि वो तैयारियां ज़रूर कर रहे होंगे। उनको पता है कि 100 दिन से ज़्यादा चल सकता है ये युद्ध, लेकिन इतना लंबा अगर खींचेगा तो इसमें किसको घाटा होगा ये देखना है। क्योंकि अजरबैजान इस बीच में आता है। अजरबैजान इसलिए बीच में आता है क्योंकि अजरबैजान को हथियार नाटो के देश और अमेरिका ये लोग दे रहे थे हथियार। अब अगर अजरबैजान से आप हाथ खींचेंगे तभी आप इधर आएंगे, क्योंकि अब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है अमेरिका का। और इसलिए अमेरिका को यहाँ जंगी जहाज ही नहीं चाहिए, बल्कि मिसाइलें चाहिए, बैलिस्टिक मिसाइलें चाहिए, बम चाहिए, बहुत तरह की चीज़ें चाहिए युद्ध में लड़ने के लिए। और पैसे चाहिए, टैक्स पेयर्स के पैसे। टैक्स पेयर्स नाराज़ हैं वहाँ पर अमेरिका में, और बड़ी तेज़ी से डोनाल्ड ट्रंप का ग्राफ गिर रहा है। और इस हालत में अगर इजरायली जनरल माफी चाहूंगा, ईरानी जनरल का जो बयान अभी आप बता रही थी, वो बयान काफी मायने रखता है कि आपने हमारे जहाज के ऊपर, युद्धपोत के ऊपर आपने हमला किया है, अब इसका आपको इसकी अंजाम भुगतना होगा, खामियाजा आपको समझना होगा। और वही बात यहाँ पे दिखाई भी दे रही है। और इसके अलावा बहुत कुछ है जो बहुत अलग अलग ढंग से खबरें आ रही हैं। जिस तरीके से अमेरिका ने नेवी शिप को निशाना बनाया, उसके बाद जो विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, उनका भी बयान आया है। उन्होंने बहुत कुछ कहा है। जिस तरीके से नेवी शिप को निशाना बनाया गया, उसकी कड़ी निंदा की है अब्बास अराक्ची ने। और उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के तट से 2000 मील दूर समुद्र में एक जघन्य अपराध किया। मतलब कि जिस तरीके से जो कार्रवाई की गई अमेरिका की तरफ से, उसको अपराध बताया है ईरान ने। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अमेरिका ने ईरान के तट से 2000 मील दूर समुद्र में एक जघन्य अपराध किया है। भारत की नौसेना के अतिथि लगभग 130 नाविकों को ले जा रहे फ्रिगेट डेना पर अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में बिना किसी चेतावनी के हमला किया गया है। मेरी बात याद रखना, अमेरिका को अपने द्वारा स्थापित इस मिसाल पर गहरा पछतावा होगा। मतलब साफ कर दिया है कि बहुत बड़ा, मतलब एक अंदेशा जता दिया है कि बहुत जल्दी कुछ बड़ा होने वाला है ईरान की तरफ से, क्योंकि वो पछतावा। मेरी बात याद रखना, ये धमकी है सीधे सीधे अमेरिका को कि मेरी बात याद रखना, अमेरिका को अपने द्वारा स्थापित इस मिसाल पर गहरा पछतावा होगा। यानी ऐसी हालत कर देंगे कि आप पछताएंगे कि आपने हमारे साथ जो आज किया है उसके भुक्तभोगी आप खुद होंगे, क्योंकि आपने ये मिसाल कायम करके कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो आपने हमला किया, इसका बदला जिस ढंग से हम लेंगे वो आप देखेंगे तो रूह कांप उठेगी आपकी। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर सैयद अब्बास अरागची, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, और वो ये बात कह रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है, इसलिए क्योंकि ईरान यहाँ से डरने वाला नहीं है। ये बता रहा है 130 लोग, ईरान बता रहा है कि 130 लोग हैं। 180 की खबर आ रही थी, चलिए 130 लोग ही अगर ईरान बता रहा है, ईरान का जहाज है और वो बता रहा है तो उसी को हम सही मानेंगे। 130 में से लगभग 32 लोग बचाए गए हैं, कुछ एक लोग और बचाए गए होंगे। 80 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर आई है। और ये तब देखिए भारत के लिए भी ये दुखद पहलू है और कि भारत ने आखिर यहाँ पर अपने क्षेत्र में कैसे ईरान को सुरक्षा नहीं दे पाया। हिंद महासागर यहाँ से निकला, विशाखापट्टनम से निकला है और आगे बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सीमा में पहुँचा है और वहाँ श्रीलंका आता है और वहीं पर आप अंदर से टॉर्पीडो करके अगर
मार डालते हैं, और न सिर्फ मारते हैं, वो जरा विजुअल दिखा दीजिए। मैं कहूँगा अपनी टीम को कि जो मारा है कल शाम को, उसके बारे में खूब चर्चा हो रही है। भारत में विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है नरेंद्र मोदी की सरकार पे, इसलिए क्योंकि आखिर आप कर क्या रहे हैं? आप सुरक्षा नहीं दे सकते। वो हमारे मेहमान थे, आपने उनको बुलाया था, युद्धाभ्यास के लिए बुलाया था। ये देखिए तस्वीर जो है कैसे मारा है, और उसके बाद पूरा पानी जो है ऊपर, ये देखिए, ये नीचे से मार के, और चूंकि यहाँ से अगर जहाज जा रहा है, नीचे से आपने मारा है और पूरा का पूरा ये पानी ऊपर उठा है। इसके बाद 130 लोग बता रहे हैं, तो 130 लोगों में से 32 लोग बचाए गए वहाँ के नाविकों ने। और ये युद्ध मंत्री हैं, वहाँ के वार मिनिस्टर हैं अमेरिका के, इन्होंने इसकी घोषणा की और ये वीडियो भी इन्होंने जारी किया है। व्हाइट हाउस पेंटागन ने इस वीडियो को जारी किया है, और उसके बाद ये बताने की कोशिश कि हमने, और ये अमेरिका ने इसका सीधा अपनी जिम्मेदारी ले ली है कि हमने ही मारा है। लेकिन इस पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आई है, इस पर उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया सांसद अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। राहुल गांधी की प्रतिक्रिया को हम लोग दिखा सकते हैं क्या? बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से कार्रवाई की गई है अमेरिका की तरफ से, उसको लेकर पीएम मोदी भी घिर गए हैं। पीएम मोदी पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और राहुल गांधी ने बहुत बड़ा सवाल करते हुए कहा है कि विश्व एक अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुका है, आगे भयंकर संकट मंडरा रहा है। भारत की तेल आपूर्ति खतरे में है, क्योंकि हमारे आयात का 40% से अधिक हिस्सा हॉर्मुज जलमग्न मध्य से होकर गुजरता है। एलपीजी और एलएनजी के लिए स्थिति और भी बदतर है। ये संघर्ष हमारे पड़ोस तक पहुंच गया है। हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत डूब गया है, फिर भी प्रधानमंत्री ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ऐसे समय में हमें एक स्थिर नेतृत्व की आवश्यकता है। इसके विपरीत भारत के पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो समझौतावादी है और जिसने हमारी रणनीतिक स्वायत्ता को त्याग दिया है। मतलब साफ साफ राहुल ने इल्जाम लगाया है कि पीएम मोदी ने कहीं ना कहीं समझौता कर लिया है, क्योंकि इस तरीके के आरोप पीएम मोदी पर पहले भी लगते रहे हैं। और इसके अलावा कांग्रेस ने यह सवाल भी खड़ा किया था कि अभी तक पीएम मोदी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई है, क्योंकि सरकार की तरफ से देखा जाए तो उन्होंने भी कुछ नहीं कहा था। पीएम मोदी का भी कोई ट्वीट, कोई बयान नहीं सामने आया, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल लगातार पीएम मोदी को घेर रहे हैं, उनकी चुप्पी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और अब तो उन्होंने समझौता करने का आरोप भी लगा दिया है, और ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले कई बार लग चुका है, जिसको लेकर भारत सरकार बुरी तरह से घिरती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि इससे पहले जब जंग शुरू हुई थी, पहले ही दिन जिस तरीके से खामनेई की मौत हुई थी, उसको निशाना बनाया गया था। उसके बाद भी सवाल खड़े हुए थे कि आखिर खामनेई की मौत पर पीएम मोदी ने एक भी ट्वीट क्यों नहीं किया, जबकि उससे पहले जो राष्ट्रपति थे उनकी जान जाने पर कई ट्वीट भी किए थे, संवेदना व्यक्त की थी। लेकिन खामनेई की मौत पर कोई बयान जारी नहीं किया गया था भारत सरकार की तरफ से। और अब जो ट्वीट नहीं आया है एक भी भारत सरकार की तरफ से इस हमले को लेकर, उस पर भी सवाल गहराते जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल गहरा रहे हैं भारत सरकार के ऊपर। हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हमारी विदेश नीति क्या है, हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, ये सारे सवाल तो भारत से पूछे जा रहे हैं। भारत को इसका कितना घाटा होगा, ये भी राहुल गांधी बता ही रहे हैं, और तमाम दूसरे नेता बता रहे हैं, विपक्ष के नेता बता रहे हैं हिंदुस्तान में। लेकिन हिंदुस्तान से इतर अगर हम उधर चलते हैं तो एक खबर अजरबैजान से भी आ रही है, और अजरबैजान से खबर ये आ रही है कि वहाँ पर 2 मिसाइलें जो हैं, 2 ड्रोन ईरानी ड्रोन जो हैं वो उसके हमले में 2 नागरिक घायल हो गए हैं। अजरबैजान में ये घटना घटी है, और उस घटना में बताया जा रहा है कि ये ड्रोन ईरानी ड्रोन है, ये अजरबैजान का कहना है। लेकिन मैं जैसे कि पहले कह रहा था कि सऊदी अरब में पहले बताया गया कि वो ईरान ने किया, लेकिन बाद में खुद सऊदी अरब ने बताया कि वो ईरान के नहीं हैं। जैसे साइप्रस में हुआ, बताया गया पहले कि ईरान की मिसाइलें हैं, लेकिन बाद में ब्रिटेन ने बता दिया कि वो मिसाइलें साइप्रस की नहीं हैं। हो सकता है कि अजरबैजान में भी यही हो, लेकिन अजरबैजान की सरकार ने, मंत्रालय ने जो बातें कही हैं वो आपके सामने रखता हूं। अजरबैजान के मंत्रालय का कहना है कि एक ड्रोन नक्शिवन ऑटोनोमस रिपब्लिक में, नक्शिवन ऑटोनोमस रिपब्लिक है, उसमें एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग के पास गिरा है एक ड्रोन, और जबकि दूसरा ड्रोन शकराबाद गांव में एक स्कूल के बिल्डिंग के पास गिरा है, और इस बिल्डिंग को, एयरपोर्ट की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। 2 नागरिक, आम नागरिक घायल हो गए हैं, ये इनका कहना है। और मंत्रालय का ये भी कहना है कि ईरान में जो अजरबैजान में जो ईरान के राजदूत हैं उनको हमने समन किया है, और ईरानी पक्ष को कड़ा विरोध जताया जाएगा। समन किया है, बुलाएंगे इनको, और उसके बाद में
में हम ईरानी पक्ष को कड़ा विरोध जताएंगे और विरोध का एक नोट भी पेश किया जाएगा। ये कहना है अजरबैजान का। पड़ोसी राज्य है अजरबैजान, उससे मदद भी मिल सकती है ईरान को, लेकिन ईरान का ये ड्रोन कैसे वहाँ गया है, कैसे गिरा है, ये ईरान के लिए अभी ईरान की तरफ से कोई खबर ऐसी नहीं आई है। लेकिन आप जान रही हैं कि 28 फरवरी से ये युद्ध की शुरुआत हुई है और इस बीच कितने देश अलग अलग ढंग से आ रहे हैं। देखिए अजरबैजान अब जुड़ गया, साइप्रस की बात मैं कर रहा था, साइप्रस भी अलग से, यूरोप के जो अलग अलग देश हैं जिससे चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की हमारे साथ ये लोग आएँ, जिसमें ब्रिटेन से नाराज़ हैं, वो स्पेन से बहुत नाराज़ हो गए हैं, अब जर्मनी से भी नाराज़ हो गए हैं क्योंकि जर्मन चांसलर साथ में बैठे थे तो कह रहे थे कि हम आपके साथ रहेंगे, आपसे दोस्ती हमारी है, हम आपकी मदद करेंगे, इस युद्ध में हम आपके साथ ही हैं। लेकिन उसके बाद उनका रक्षा मंत्रालय कहता है जर्मनी का कि नहीं, हम इस युद्ध में भागीदार नहीं हैं, बाकी आप हमारी धरती का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन युद्ध में हम आपके साथ ही नहीं बनेंगे, भागीदार नहीं बनेंगे। तो एक तो ये हो गया। इसके बाद दूसरी बात क्या आती है कि इटली की बात आती है। मेलोनी पहले कह चुकी हैं, इटली की प्रधानमंत्री, कि हम इसमें भागीदार नहीं रहेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का कहना है, इमैनुअल मैक्रो का कहना है कि हम आपके भागीदार हैं लेकिन युद्ध में हमारी भागीदारी नहीं होगी, हम अपने सैनिक नहीं भेजेंगे, अपने ड्रोन नहीं भेजेंगे, अपनी मिसाइलें नहीं भेजेंगे, आप हमारी जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ढंग से देखिए तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि अलग थलग पड़ा हुआ अमेरिका और इसको यहाँ जो मदद मिलनी चाहिए नाटो से वो मदद नहीं मिल रही है। और इसमें अब ये देश अजरबैजान का आना और जहाँ 2 ड्रोन का गिरना, अब अभी भी मुझे लग रहा है कि ये जो इजरायली हो सकता है ये ड्रोन इजराइल की तरफ से भेजे गए हों, ये ड्रोन जो है अजरबैजान में गिरा है ये ईरान की तरफ से ना हो सकता है जैसे साइप्रस में हुआ वैसे ही अजरबैजान में हो। जैसे रियाद में और खबर आई कि रियाद में 2 मोसाद के जासूस पकड़े गए और ये दोनों मोसाद के जो जासूस हैं ये वहाँ की जनता के बीच कुछ ऐसा कारनामा करना चाहते थे जिसमें जान माल की क्षति हो, यानी वहाँ ये विस्फोट करना चाहते थे, कुछ ऐसे कारनामे जिससे एक वहाँ तनाव की स्थिति हो और ये तनाव ईरान और सऊदी अरब के बीच हो। अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब इसमें भागीदार बने इस युद्ध में। आपने सुना परसों नरसों जब कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप कि हम चाहते हैं कि सऊदी अरब जल्दी से जल्दी हमारे साथ आए, लेकिन सऊदी अरब ने भी अपने आप को पीछे कर लिया। रियाद कह रहा है कि हम आपके साथ नहीं आएंगे। और एक और भी बात है कि सऊदी अरब में रियाद में जो रिफाइनरी है उस रिफाइनरी पर उसने खुद कहा, सऊदी अरब ने कहा है कि उस रिफाइनरी पर ईरान का हमला नहीं था, ईरान के ड्रोन नहीं थे, तो फिर किसके ड्रोन थे, ये सवाल पैदा होता है। तो इसलिए ये देखिए कि किस ढंग से और इन सब के बीच भारत पिसता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका के विदेश सचिव जो हैं, शायद मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, वो हिंदुस्तान आए हैं और अभी आगे की स्ट्रेटेजी पे बात हो रही है। क्या हिंदुस्तान खुलकर अमेरिका की मदद करने जा रहा है? और इसीलिए अभी आपने जैसे शुरुआत में कहा भी कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को के निधन पे शोक व्यक्त नहीं करना और भारत का बिल्कुल शांत रहना और गल्फ कंट्रीज में जो मिडिल ईस्ट है वहाँ के अलग अलग देशों में फ़ोन लगाकर नरेंद्र मोदी जिस ढंग से बातें कर रहे हैं उससे और अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, उससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी अमेरिका का खुलकर साथ देना चाहते हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि दें। तो इसलिए ये तस्वीरें इस ढंग से बनती हैं आंचल, और इन तस्वीरों के बीच और भी बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारी खबरें हैं जो आप लेके आ ही रही हैं। और उसमें अभी आपने ये जो जंग की बात है वो और एक जो इसने जो बोला है, ईरान ने जो बोला है कि हम इसकी अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन IRGC के भी दावे हैं, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर, इसके जो दावे हैं ईरान की तरफ से वो भी बहुत हैं। आपके पास कुछ खबरें हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से अमेरिका ने नेवी की शिप को निशाना बनाया ईरानी के, जिसमें 80 लोगों की जान चली जाने की खबरें सामने आ रही है, उसके बाद ईरान भी लगातार पलटवार कर रहा है और बहुत मजबूती के साथ। IRGC ने दावा किया है कि उसने उत्तरी खाड़ी में जो है एक तेल के टैंकर को निशाना बनाया। बहुत कुछ कहा भी है IRGC ने, जो हम जानने की कोशिश करेंगे लगातार जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि ईरान लगातार ये कह रहा है कि जंग अमेरिका ने शुरू की थी लेकिन हम पीछे हटने को तैयार नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो IRGC ने इस बीच ये दावा किया है कि नौसेना ने आज सुबह उत्तरी खाड़ी में एक अमेरिकी तेल टैंकर को निशाना बनाया है। अमेरिका, इजराइल और उनका समर्थन करने वाले यूरोपीय देशों के सैन्य और व्यापारिक जहाजों को अब इस रास्ते से गुजरने नहीं दिया जाएगा। मतलब साफ चेतावनी दे दिया उन्होंने कि यहां से किसी भी जहाज को गुजरने नहीं दिया जाएगा, और अगर ऐसे
जहाज दिखाई देते हैं तो उन पर हमला किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक युद्ध के वक्त ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के रास्ते को कंट्रोल करने का पूरा अधिकार है। मतलब उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि उनके पास अधिकार है और अगर यहां से कोई भी जहाज दिखाई देता है गुजरता हुआ तो वो उनको निशाना बनाएंगे, उस पर मिसाइलों की बौछार की जाएगी, उस जहाज को छोड़ा नहीं जाएगा। जिससे ये साफ होता है कि ईरान लगातार पलटवार जो कर रहा है वो बहुत ही मजबूती के साथ कर रहा है और वो झुकने को तैयार नहीं है अमेरिका के सामने। और अमेरिका को भी इस बात से डर लगता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि अमेरिका ने कभी नहीं सोचा होगा। यहाँ पे इसने शुरुआत कर दी। IRGC की जो रिपोर्ट आप बता रही थी बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, जिसमें उसने ऐलान किया, घोषणा कर दी है कि नौसेना ने यानी ईरानी नौसेना ने आज सुबह उत्तरी खाड़ी में एक फारस की खाड़ी जो है उसमें एक अमेरिकी तेल टैंकर को निशाना बनाया है, ये कह दिया है इसने। इसके बाद अमेरिका, इजराइल और उनका समर्थन करने वाले यूरोपीय देशों के सैन्य और व्यापारिक जहाज़ों को अब इस रास्ते से गुजरने नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसे जहाज दिखाई देते हैं तो उन पर हमला किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक युद्ध के वक्त ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों के रास्ते को कंट्रोल करने का अधिकार है। यह इसने अपने अधिकार को बता दिया है। इसने बता दिया है कि हॉर्मुज की साइड से अगर आप आएंगे, खाड़ी में आएंगे, तो हम आपके साथ वही करेंगे जो आपने वहां किया, जो नहीं कर सकते थे आप, यानी हमारे युद्धपोत को आपने गिराया है और वो भी हिंद महासागर में भारत से निकलते समय गिराया है, तो ये नहीं हम करने देंगे। ये यहाँ पे कह रहे हैं। यानी साफ है कि ईरान यहाँ से पीछे हटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ईरान साफ साफ तेल टैंकर पे निशाना ऑलरेडी बना दिया। ईरान ने इसकी शुरुआत कर दी है। और अभी से पहले आपने अब्बास अरागची को भी वो किया था, याद कीजिए, उसमें कहा था कि मेरी बात याद रखना। अब्बास अरागची जो विदेश मंत्री, उन्होंने क्या कहा था, मेरी बात याद रखना, अमेरिका को अपने द्वारा स्थापित इस मिसाल का पर गहरा पछतावा होगा। यानी अमेरिका ने हमारे युद्धपोत के साथ जो किया है उस पर गहरा पछतावा होगा, क्योंकि हम भी वही करेंगे और उससे ज्यादा गहरा वार देंगे आपको, गहरी जख्म गहरा देंगे हम आपको। ये यहां पर कहा था अरागची ने। तो अरागची की आपने सुन ली, और सुन लिया आपने IRGC का क्या कहना है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर का जो कहना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए यहां पर ये दिख रहा है कि परिस्थितियां बदलती हुई। कुछ अविनाश कुछ कहना चाह रहे हैं, आइए अविनाश। जी बिल्कुल, क्या कुछ जानकारी? खामनेई की मौत के 6 दिन बाद भारत ने उनकी निधन पर शोक जताया है। ईरान की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था, मतलब भारत में भी तमाम राजनीतिक दल हैं। चलिए, बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं। हाँ, ये मतलब 6 दिन बाद उनको ये पता चला है सरकार को कि खामनेई की मौत हो गई है। और अब जो भारत के विदेश सचिव हैं वो ईरान के दूतावास में पहुंचे हैं और शोक संवेदना जो पुस्तक है उस पर सिग्नेचर किए हैं। मतलब सरकार की तरफ से तो अभी तक आधिकारिक तरफ से नहीं बोला गया है, लेकिन वह दूतावास में पहुंचकर उन्होंने शोक जताया है। लेकिन जो अधिकृत रूप से जो सरकार की तरफ से शोक जताया जाता है उसकी घोषणा अभी तक नहीं की गई है। तो ये अभी मतलब अभी की खबर है। 6 दिन बाद कौन गए हैं विदेश सचिव? विदेश सचिव पहुंचे हैं विक्रम मिश्री। हाँ, विक्रम मिश्री, बिल्कुल। हाँ, वो पहुंचे हैं और उन्होंने सिग्नेचर किए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अभी तक इस पर शोक संवेदना जाहिर नहीं की है ना? नहीं, ना तो प्रधानमंत्री ने ना ये सरकार के किसी मंत्री की तरफ से इस तरीके की कोई घोषणा की गई है। लेकिन हाँ, कम से कम 6 दिन बाद सरकार को इतना तो होश आ रहा है कि अपने बिल्कुल, इस बीच जो तस्वीरें हैं वो साफ स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। विक्रम मिश्री जा रहे हैं और ये देखिए यहाँ के राजदूत ईरानी एम्बेसी में और आए हैं, इन्होंने शोक संवेदना जाहिर की है। और ये अभी जो बता रहे थे हमारे साथी अविनाश, वही यहाँ दिखाई दे रहा है आंचल, और ये बैठकर इस पुस्तिका पे इसमें शोक संवेदना जाहिर करते हुए विक्रम मिश्री जो भारत के विदेश सचिव हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं, ये यहाँ पर शोक संवेदना जाहिर कर रहे हैं। और ये करना पड़ा, ये पता है क्यों करना पड़ा? ये दबाव है। ये दबाव ईरान ने नहीं बनाया है। ये दबाव जो अभी हॉर्मुज स्ट्रेट की बात कर रहा था मैं, और जो भी आप अभी पढ़ रही थी IRGC की रिपोर्ट, जिसमें उसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक युद्ध के वक्त ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के रास्ते को कंट्रोल करने का अधिकार है। और यहां पर भारत के पास अब मात्र 25 दिनों का, ये प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि मात्र 25 दिनों के तेल हमारे पास हैं, और तेल का नहीं रहना मतलब भारत में हाहाकार मच जाना। आप लाओगे कहां से? आपको लाना तो उधर से है। ईरान ने चीन के लिए रास्ते खोल दिए, ईरान ने रूस के लिए, हालांकि रूस को जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन ईरान ने रूस के लिए रास्ते खोल दिए, मगर इसने भारत के लिए रास्ते नहीं खोले। ये दिक्कत है। और इसीलिए यहाँ पर ज़रूरी था, और ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जब भारत के विदेश सचिव जो हैं यानी फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री, वो पहुँचते हैं एम्बेसी में
और वहाँ ये शोक संवेदना शोक प्रकट करते हैं और अपना शोक संवेदना इस पुस्तिका पर लिखते हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और ये आज बहुत तेजी से बदलते हुए घटनाक्रम में है और ये क्यों है, इसके पीछे की कहानी क्या है, बहुत जल्दी पता चल जाएगी। लेकिन इतना जो अनुमान लगाया जा सकता है आंचल, वो यही कि भारत के ऊपर एक प्रेशर है, दबाव है, क्योंकि भारत किस दिशा में है। भारत क्या अमेरिका के साथ चला गया है या भारत एक मिडिल वे जो भारत का रहा है, गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत भारत हमेशा नेहरू जी के समय से अपनाता रहा है, क्या वो है। और यहाँ पर विक्रम मिश्री का राजदूत के पास राजदूतावास में आना और मिलना, अब देखिए शोक संवेदना प्रकट करना, बातचीत करना, इस बातचीत में क्या बातें आई हैं, विक्रम मिश्री हो सकता है या विदेश मंत्रालय अलग से इसके लिए प्रेस ब्रीफिंग करे, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे कि विक्रम मिश्री का जाना 6वें दिन कम से कम याद तो आया। ये बात है कि याद तो आया कि हाँ आपको वहाँ जाना है और जाना चाहिए, ये तो याद आया। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में से एक है जो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दबाव नरेंद्र मोदी के ऊपर है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इस दबाव को नरेंद्र मोदी के ऊपर दबाव बनाने में ये एक नरेंद्र मोदी जी की एक हार यहाँ पे मानी जाएगी। अगर आपको ये था, अगर जाना ही था तो आप पहले चले जाते, आपको यही काम करना था पहले करते। आप 6वें दिन जाकर कहीं ना कहीं इस बात को और जाहिर कर रहे हैं, यानी जग जाहिर कर रहे हैं कि आपने किसी प्रेशर में अभी तक ये काम नहीं किया था और अब आपको लगा कि अगर नहीं करेंगे तो और दिक्कत हो जाएगी, देर हो जाएगी और इसलिए यहाँ हमको जाना चाहिए। ये यहाँ दिखाई दे रहा है और लगातार हम लोग ऐसी खबरें देख रहे हैं। जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उसे साफ दिखाई देता है कि पीएम मोदी दबाव में दिखाई दे रहे हैं और दबाव में इस वक्त जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका लगातार विरोध किया जा रहा है। चाहे देश की बात की जाए, चाहे कई और देशों की बात की जाए, उनके अपने देश में भी उनका विरोध देखा जा रहा है और जिस तरीके से आगे चुनाव होने हैं उसके बाद से वो काफी डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच जो है एक सवाल लगातार खड़ा हो रहा है कि क्या ईरान बातचीत को तैयार होगा। इस मामले में भारत के ईरानी राजदूत का बयान आया है और बहुत कुछ कहा है उन्होंने बातचीत को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से ये जंग बढ़ती जा रही है, काफी खतरनाक होती जा रही है, उसके बाद लगातार सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि क्या ईरान बातचीत के लिए तैयार होगा अमेरिका से। इस पर क्या कुछ कहा है ईरानी राजदूत ने, सुन लेते हैं। Ready for any kind of negotiations with US? Up to now, no, because we were in the negotiation table. They destroyed the negotiation table. They started the war. You know that at the first time, the elementary school targeted to the aggression. They killed 160 girl students. This is terrible. This is terrible. But there is a big concern over closing of Strait of Hormuz, and it is going to, raise the price of fuel for all the countries. Is there any kind of a negotiation going on this from the Indian side or with other countries to open the Strait of Hormuz? We have no any news. We have no any information in this case. But I want to say that Iran demonstrated sincerity, and they showed open hostility, and they started, but the duration on our hands, the duration of the war in our hands. This is very important. Thank you. US submarine has torpedoed Iranian vessel. How do you respond? And is this basically going to escalate the situation? They want to, up to now, they want to cost and benefit. But fortunately, they knows very well the capacity and capability of Iran. And but we don't war. They started. And we announced several times the duration of the time, the finishing or the तो सुना आपने कि किस तरीके से जो है भारत में ईरान के राजदूत ने बोला है कि विश्व एक अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुका है, आगे भयंकर संकट मंडरा रहा है, भारत की तेल आपूर्ति खतरे में है क्योंकि हमारे आयात का 40% हिस्सा हॉर्मुज जलसंधि मध्य से होकर गुजरता है।
ये था राहुल गांधी का बयान था शायद ये, लेकिन हम आगे बात कर रहे थे कि भारत में ईरान के राजदूत ने क्या कुछ कहा है। तो भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतली से जब पूछा गया कि क्या ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ बातचीत के लिए तैयार है, तो उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल तो नहीं। मतलब कि ये साफ कर दिया है कि ईरान अभी बातचीत नहीं करेगा। जिस तरीके से ईरान का नुकसान हुआ है वो उसका बदला अमेरिका और इजराइल से लेगा, उसके बाद ही आगे कुछ सोचा जाएगा। उसके आगे उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे पास इस मामले में कोई खतरा या कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि ईरान ये कहना चाहता हूं, लेकिन मैं कोई जानकारी नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ईरान ने ईमानदारी दिखाई और उन्होंने खुलकर शत्रुता का प्रदर्शन किया और उन्होंने ही इसकी शुरुआत की। मतलब साफ उन्होंने कहा है कि ईरान ने ईमानदारी दिखाई है, और वहीं जब दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका की बात की जाए तो उन्होंने शत्रुता का प्रदर्शन किया है और उन्होंने ही इसकी शुरुआत की है। मतलब कि शुरू तो जंग इजराइल और अमेरिका ने की है, लेकिन खत्म जो है वो ईरान ही करेगा। वो ईरान की क्षमता और सामर्थ्य से भली भांति परिचित हैं। हम युद्ध नहीं चाहते, इसकी शुरुआत उन्होंने की है। मतलब साफ उन्होंने कहा है ईरान के राजदूत ने कि शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने भले ही कर दी हो, लेकिन इसका खात्मा जो है, इस जंग को खत्म ईरान ही करेगा। और जब तक ईरान अपना बदला नहीं लेता, खामनेई की मौत का बदला नहीं ले लेता, ईरान तब तक शांत नहीं बैठेगा। ये बहुत बड़ा बयान है जो दिया जा रहा है ईरान की तरफ से। राजदूत भारत में राजदूत हैं, ईरान के राजदूत, इन्होंने फतली साहब, मोहम्मद फतली, इन्होंने अपनी बात रखी है। और जो अभी आप बता रही थी, और इसमें भी देखिए यहाँ भी तो ईरान के लोग जहाँ भी हैं, ईरान का जो रिप्रेजेंटेटिव जहाँ भी है, वो हर जगह एक ही बात कर रहा है, बदले की बात कर रहा है। वो कह रहा है इस जंग की शुरुआत हमने नहीं की है, लेकिन जंग का खात्मा हम करेंगे, और तब तक ये खत्म नहीं होगा जब तक कि हम बदला न ले लें। इसका मतलब है कि ईरान अपने उस पर टिका हुआ है, अपनी बातों पे टिका हुआ है। ईरान चाहता है कि हम किसी भी ढंग से जैसे भी आगे बढ़ रहे हैं, हमारी ताकत जितनी भी हो, लेकिन मजबूती के साथ हम फाइट करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इस बीच दो खबरें आ रही हैं। एक तो ओमान से खबर आई है, वो आप बताएंगी, लेकिन दूसरी खबर जो महत्वपूर्ण आ रही है वो उधर जेलेंस्की की तरफ से आ रही है। बहुत मज़ेदार है आंचल। जेलेंस्की यानी यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, जो पिछले 4 साल से लड़ रहे हैं, 4 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है वहाँ पे रूस के साथ लड़ाई करते हुए, उन्होंने खाड़ी देशों को, गल्फ कंट्रीज़ को उन्होंने कहा है कि हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। वो पहले अपनी मदद तो कर लें, उनको अपनी मदद के लिए सीधे सीधे जाना पड़ रहा है रूस के पास, उनको माफ़ी चाहूँगा नेटो के पास, अमेरिका के पास, और वो मदद करने के लिए तैयार हैं खाड़ी देशों की। ये हास्यास्पद है। वो आखिर मतलब हंसी आती है सोच के, सुन के, कि वो उन्होंने वीडियो संदेश जारी किया है और उस संदेश में उन्होंने साफ साफ कहा है कि खाड़ी देशों को हम मदद करने के लिए, ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए अगर उनको हमारी मदद चाहिए तो हम मदद देने के लिए तैयार हैं। ये जेलेंस्की साहब का कहना है, जो अभी खुद परेशान हैं। और अभी भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर रशिया चाह ले तो 24 घंटे के अंदर ये युद्ध खत्म हो जाएगा। रशिया चाह ले तो 24 घंटे के अंदर यूक्रेन पर रूस कब्जा कर लेगा। ऐसे भी यूक्रेन पर रूस ने लगभग 50% नहीं तो 40% कब्जा कर लिया है। और उसके बाद भी जेलेंस्की में ताकत देखिए कि वो कह रहे हैं कि खाड़ी देशों की हम मदद करने के लिए तैयार हैं। तो ये एक हास्यास्पद परिस्थिति है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जरूर दिखाई दे रही है कि कई देश हैं जो शांति चाहते हैं, और भारत क्या चाहता है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। भारत के प्रधानमंत्री अपनी तरफ से जो बातें कर रहे हैं वो अलग ढंग से बातें कर रहे हैं, लेकिन भारत को से इतर चीन की बात करें तो चीन भी जो बातें, चीन से भी खबर आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण खबर चीन से भी आई है, और उसमें मिडिल ईस्ट के हालात पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी और सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद से बातचीत, दोनों के बीच बातचीत हुई है। बातचीत में इसके बाद इस बातचीत को चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया है। क्या बताया है वो आपके सामने रखते हैं, जरा आप बता भी सकती हैं कि क्या कुछ उन्होंने बताया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो लगातार जो संकट बढ़ रहा है उसको लेकर इन लोगों के बीच बातचीत हुई है। जी बिल्कुल, लगातार देख रहे हैं कि इस तरीके से अपडेट सामने आ रहे हैं। और अब मिडिल ईस्ट के हालात पर चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद से फोन पर बात किया और एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए बताया गया है कि मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ रही लड़ाई का असर सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों पर भी पड़ रहा है। चीन नहीं चाहता है कि ऐसा हो। उन्होंने आगे लिखा है कि चीन सऊदी अरब के संयम और शांति से मतभेद सुलझने की उसकी प्रतिबद्धता की तारीफ करता है। चीन सभी पक्षों से जोर देकर कहता है कि वो
मिलिट्री ऑपरेशन बंद करें, जल्द से जल्द बातचीत पर लौटें और तनाव को और बढ़ने से रोकें। मतलब साफ कर दिया है उन्होंने कि वो नहीं चाहते हैं कि जो तनाव बढ़ा हुआ है वो लगातार आगे और बढ़े, उसको खत्म करने की जरूरत उन्होंने बताई है। जोर दिया है शांति पर, उन्होंने कहा है कि शांति से बैठकर इसका हल निकाला जाए, इस बातचीत के जरिए इसको सुलझाया जाए। और वही ओमान भी इन देशों में से एक है। ओमान ने भी लगातार चिंता जाहिर की है जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ओमान ने भी शांति की अपील की है लगातार, वहां उसकी तरफ से भी, विदेश मंत्री की तरफ से भी कहा जा रहा है ओमान के कि इस लड़ाई को बैठकर बातचीत के जरिए सुलझाने की जरूरत है। और उनका बयान आया है, क्या कुछ कहा है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने जंग रोकने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि इस युद्ध को खत्म किया जाए। ओमान अपनी जमीन पर फंसे सभी लोगों को उनके घर भेजने में मदद करेगा। इसके लिए ओमान सरकार अलग अलग देशों की सरकारों और इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ मिलकर फ्लाइट्स का इंतजाम कर रही है। यह मदद हर किसी के लिए होगी, चाहे उसका पासपोर्ट किसी भी देश का हो। हर इंसान को सुरक्षित रहने का